नमस्ते। सो कैसे आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो प्रायद्वीपीय का पठार ही है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। ये उसका दूसरा भाग है। अगर जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा हो वो पहले जाके उसे देख ले, तभी जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी पठार वगैरह से, पहाड़ियों वगैरह से क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग बेझिझक रहिए, अब क्वेश्चन मारने जाएंगे, बिल्कुल पक्की गारंटी है। ठीक है। तो अपन अरावली पर्वत श्रेणी और माला पठार पढ़ चुके हैं। इसके आगे देखिए, ये वाला छोटा नागपुर का पठार हेडिंग डाल लीजिए। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार हेडिंग, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में पड़ता है। छोटा नागपुर पठार का जो एरिया है वो कहाँ कहाँ पड़ता है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जबकि इसका अधिकांश जो एरिया है, यानी कि छोटा नागपुर पठार का जो सबसे ज्यादा एरिया है वो किस में पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है। किस में पड़ता है, झारखंड में। ठीक है ना। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में कौन सा विस्तृत है, अपना छोटा नागपुर का पठार स्थित है। ये वाला जो एरिया है छोटा नागपुर का पठार ही है। ठीक है। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार से प्रमुख रूप से दो नदियां निकलती हैं। छोटा नागपुर पठार से प्रमुख रूप से दो नदियां निकलती है। एक का नाम है दामोदर नदी, दूसरी का नाम है स्वर्ण नदी। कौन सी, स्वर्ण नदी। पहली है दामोदर नदी। कौन सी, पहली कौन सी है, दामोदर, दामोदर। और दूसरी कौन सी है, स्वर्ण नदी। ठीक है। ये क्या निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो स्पष्ट भागों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। दामोदर नदी, यानी कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देती है, यानी कि बीच से गुजरती है। किससे गुजरती है, बीच से गुजरती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है तथा ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। किस में जाकर मिलती है, हुगली नदी में। कौन सी नदी में, हुगली। हुगली कौन है, गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में निकलने के बाद कहाँ चली जाती है, बंगाली खाड़ी में। लेकिन बंगाली खाड़ी में पहुंचने से पहले उसका एक पश्चिम बंगाल में उसकी एक धारा उसका साथ छोड़ देती है। क्या करती है, एक धारा उसका साथ छोड़ देती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हुगली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, हुगली नदी। हुगली नदी के मुहाने पर ही, हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, अपना कोलकाता शहर स्थित है। कौन सा, कोलकाता। तो जो दामोदर नदी है वो कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा कौन सी नदी में मिल जाती है, हुगली नदी में जाके मिल जाती है। जबकि स्वर्ण नदी जो कि डायरेक्ट कहाँ आके जल गिराती है, अपना बंगाल की खाड़ी में आकर अपना जल गिराती है। तो दामोदर नदी क्या करती है, छोटा नागपुर पठार को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो दामोदर नदी की जो उत्तर वाला भाग है, जो उत्तरी वाला भाग है, उत्तर में जो भाग है उसे अपन कहते हैं हजारीबाग। क्या कहते हैं, हजारीबाग। क्या कहते हैं, हजारीबाग। जबकि इसके दक्षिण में जो भाग है, जबकि इसके जो दक्षिण में जो भाग है उसे अपन क्या कहते हैं, रांची पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, रांची पठार। यानी कि छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी भाग है उसे क्या कहते हैं, हजारीबाग। जबकि इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, रांची पठार कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा दामोदर नदी, दामोदर नदी क्या करती है, अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की केवल 3 नदियां हैं जो कि अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। भ्रंश घाटी में भारत की केवल 3 नदियां बहती है। कौन कौन सी, एक बहती है दामोदर, दामोदर हो गई। इसके बाद हुई नर्मदा, नर्मदा के बाद हुई ताप्ती, ताप्ती। ये 3 ही मात्र नदियां हैं जो क्या करती हैं, अपना भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है। यानी कि अवतलित, यानी कि दबा हुआ गहरी घाटी नुमा घाटी में बहती है। ठीक है। यानी कि जमीन अंदर से धसक गई। क्या हो गई, जमीन अंदर धसक गई, उसे क्या कहते हैं, अपन घाटी कहते हैं। तो भ्रंश घाटी कहते हैं। तो भ्रंश घाटी में भारत की कौन कौन सी नदियां बहती है, दामोदर नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। ठीक है। दामोदर नदी क्या करती थी, छोटा नागपुर पठार को दो अलग अलग भागों में बांट देती है। तो रांची का जो पठार है, रांची का पठार भारत में संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। कौन से मैदान का उदाहरण है, संप्रदाय,
संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। क्या है? रांची का पठार भारत में संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। कौन सा मैदान होता है यहाँ पे? संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। अर्थात संप्रदाय मैदान का उदाहरण अर्थात यहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीले नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? ऊंचे टीले नहीं पाए जाते। ये एकदम सपाट है। क्या? एकदम सपाट मैदान है। पठार तो है लेकिन क्या है, ऊपर से बिल्कुल एकदम समतल है, उस पर कोई टीले वगैरह नहीं पाए जाते। ठीक है ना। तो इसीलिए भारत में संप्रदाय मैदान का उदाहरण कौन सा पठार है? तो अपना रांची का पठार है। रांची स्वर्ण नदी के तट पर स्थित है। क्या है? रांची जो शहर है, रांची क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, जो ही कर्क रेखा पर भी स्थित है। तो रांची कहाँ स्थित है? कहाँ, किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। रांची, इसके अलावा क्या है? रांची कर्क रेखा पर भी स्थित है। ठीक है। किसकी राजधानी है? तो झारखंड राज्य की है। संप्रदाय मैदान का उदाहरण कौन सा है? तो रांची का पठार है। ठीक है। रांची का पठार क्या कहलाता है? संप्रदाय मैदान का उदाहरण कहलाता है। नागपुर पठार क्या है? नागपुर पठार भारत में खनिजों की दृष्टि से सबसे ज्यादा समृद्ध पठार है। नागपुर पठार क्या है? खनिजों की दृष्टि से सबसे ज्यादा संपन्न है। क्या है? सबसे ज्यादा संपन्न है। इसमें कोयला, लोहा, सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है ना। लगभग सारी चीजें पाई जाती है। तो इसीलिए छोटा नागपुर का पठार क्या है? भारत में सबसे ज्यादा खनिज संपदा से संपन्न है। यानी कि यहाँ पर क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। इसीलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश। ठीक है। छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। रूर प्रदेश क्या है? रूर, जर्मनी में दो नदियां बहती है। एक बहती है राइन और दूसरी कौन सी बहती है? रूर। राइन और रूर के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि जो घाटी है, वो क्या है? खनिजों की दृष्टि से काफी ज्यादा संपन्न है। क्या है? खनिजों की दृष्टि से काफी ज्यादा संपन्न है। इसीलिए उसे अपन क्या कहते हैं? रूर प्रदेश कहते हैं। तो खनिजों की दृष्टि से वो भी संपन्न है। कहाँ पे? जर्मनी में। और भारत में खनिजों की दृष्टि से सबसे ज्यादा संपन्न कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार है। इसीलिए भारत का रूर प्रदेश कौन सा कहलाता है? छोटा नागपुर पठार कहलाता है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार हो गया। ठीक है। इतना ही है छोटा नागपुर पठार में, और कुछ नहीं है। छोटा नागपुर पठार के इसके आगे छोटा नागपुर पठार के जो पूर्व में जो पहाड़ी निकली है ना, इसे क्या कहते हैं अपन? राजमहल पहाड़ियां। इसे क्या कहते हैं? राजमहल पहाड़ी। कौन सा है? राजमहल पहाड़ी। ये भी कहाँ है? ये भी झारखंड में स्थित है। क्या है? झारखंड में। राजमहल पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। ठीक है। इसके पूर्व में निकली है। तो जो शिलोंग पठार है, अब आगे हेडिंग डाल लीजिए। अगला जो हेडिंग है वो क्या है? शिलोंग पठार। अगला जो हेडिंग है शिलोंग पठार। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना? शिलोंग पठार। शिलोंग पठार। ठीक है। शिलोंग पठार कोई स्वतंत्र पठार ना होकर, यानी कि शिलोंग पठार कोई स्वतंत्र पहाड़ी या पर्वत ना होकर राजमहल का पूर्व में विस्तृत भाग है। क्या है? राजमहल पहाड़ी का पूर्व में विस्तृत भाग है। यानी कि राजमहल की पहाड़ियां पहले कभी कहाँ तक हुआ करती थी? मेघालय तक हुआ करती थी। कहाँ तक हुआ थी? मेघालय तक हुआ करती थी। इसीलिए इसे शिलोंग पठार या मेघालय पठार भी कहते हैं। तो राजमहल शिलोंग पठार कोई स्वतंत्र पठार ना होकर किसका भाग है? राजमहल की पहाड़ियों का ही भाग है। ठीक है। जब बीच में ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये क्या हो गया? अवतलित होकर नीचे धंस गया। क्या हो गया? अवतलित होकर नीचे धंस गया। तो इस गैप को किसने भर दिया? यानी कि यहाँ पर एक गैप बन गया, जिसे अपन क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। ठीक है। इस गैप को किसने भर दिया? तो गंगा या ब्रह्मपुत्र नदियों ने इस गैप को भर दिया। ठीक है। शिलोंग पठार के अंतर्गत प्रमुख रूप से 5 पहाड़ियां आती हैं। क्या आती हैं? शिलोंग पठार के अंतर्गत प्रमुख रूप से कितनी पहाड़ियां आती हैं? तो 5 पहाड़ियां आती हैं। कौन कौन सी है? गारो, खासी, दूसरी कौन सी है? गारो, खासी, और तीसरी कौन सी है? जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? तो मेघालय में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। और जबकि मिकिर
मेकिर और रेगमा, मेकिर और रेगमा ये कहाँ है? तो ये दोनों हैं असम में, असम में। ठीक है। शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक। शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नोकरेक, जो कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो गारो पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? गारो। ये कौन सी है? गारो। ठीक है, गारो पहाड़ी पर स्थित है। उस चोटी का नाम क्या है? नोकरेक। भारत में सबसे ज्यादा बरसात जहां होती है मानसिंहपुरम, वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर। यानी कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है? तो शिलोंग पठार पे होती है। कौन सी जगह पे होती है? शिलोंग पठार। और शिलोंग पठार की किस पहाड़ी पे होती है? तो खासी पहाड़ी पर होती है। कौन सी पहाड़ी पर होती है? खासी पहाड़ी पर होती है। और कौन सी शाखा द्वारा होती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा होती है। ठीक है, ये था आपका शिलोंग पठार। अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए विंध्य पर्वत। कौन सा? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत नेक्स्ट हेडिंग। विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तथा नर्मदा नदी के पूर्व में स्थित है। विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत या श्रेणी, इसे अपन क्या कह सकते हैं? विंध्य पर्वत, विंध्य श्रेणी। ठीक है, तो विंध्य पर्वत लिखते जाइए। विंध्य पर्वत माला पठार के दक्षिण में तथा नर्मदा ब्रज घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, विंध्य पर्वत पूरी तरह से मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन से में? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, विंध्य पर्वत को पूर्व में जाने पर अलग अलग नामों से जाना है। 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी कि जब विंध्य पर्वत पूर्व में जाते हैं, विंध्य पर्वत पर पूर्व में जाते हैं, तो क्या होता है? इसे 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनका नाम क्या है? भांडेर और कैमूर पहाड़ियां हैं। कैमूर। ठीक है, तो भांडेर और कैमूर के नाम से जाना जाता है। यानी कि विंध्य पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? पूर्वी श्रेणी कौन सी है? तो कैमूर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? कैमूर श्रेणी। क्योंकि विंध्य पर्वत को जब पूर्व में बढ़ते हैं तो इसको 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक जाना जाता है भांडेर और दूसरा कौन से जाना जाता है? तो कैमूर श्रेणी के रूप में जाना जाता है। इसीलिए विंध्य पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी कौन सी है? तो कैमूर श्रेणी है। विंध्य पर्वत पूरी तरीके से मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी एक तरीके से अपशिष्ट पर्वत ही मान लीजिए। ये भी क्या है? एक अपशिष्ट पर्वत ही है। ठीक है, ये क्या है? एक अपशिष्ट पर्वत ही है। ठीक है, और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में कौन सा पाया जाता है? तो नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में कौन पाया जाता है? तो सतपुड़ा पर्वत पाया जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी के दक्षिण तथा ताप्ती नदी के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देखिए, इसके क्रम को याद रखिए। कौन सा हो गया? सबसे पहले कौन सा हो गया? अरावली हो गया। ठीक है, अरावली। इस क्रम को याद रखिए। अरावली के बाद में कौन सा है? मालवा। मालवा के बाद कौन सा है? विंध्य। विंध्य के बाद में क्या है? नर्मदा ब्रज घाटी। नर्मदा ब्रज घाटी के बाद में कौन सा है? सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद में कौन सा है? ताप्ती। ठीक है, तो कौन सा क्रम हो गया? तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा ब्रज घाटी के दक्षिण में तथा ताप्ती ब्रज घाटी के उत्तर में पाया जाता है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्या है? सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो भारत में ब्लॉक पर्वत कौन सा है? एकमात्र, तो वो कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं?
दो भ्रंश घाटियों के बीच में दो भ्रंश घाटियों के बीच में जो स्थित पर्वत होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। दो भ्रंश घाटियां कौन कौन सी हो गई, दो भ्रंश घाटियां, इसके पूर्व में कौन सी है, इसके उत्तर में कौन सी है, तो नर्मदा भ्रंश घाटी हो गई, और दक्षिण में कौन सी हो गई, ताप्ती नदी भ्रंश घाटी। तो दोनों के बीच में कौन सा पर्वत टिका हुआ है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी टिकी हुई है, ठीक है। तो दो भ्रंश घाटियों के बीच का जो पर्वत होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये क्या है, सतह है, ये क्या है, सतह, ये कौन सी है, सतह, ये कौन सी है, सतह। और जो ये वाला जो क्या है, ये वाला जो ये दोनों जो है ये क्या है, अवतलित, यानी कि ये क्या है, नीचे धंसा हुआ भाग, ये क्या है, नीचे धंसा हुआ, यानी कि अवतलित होकर ये क्या हो गया, जमीन से यानी कि सतह से नीचे खिसक गया, यानी कि जमीन में धंस गया अंदर। तो ये वाला जो धंसा हुआ जो भाग है, यानी कि जमीन में धंसा हुआ भाग है, ये क्या कहलाता है, भ्रंश घाटी। क्या कहलाता है, भ्रंश घाटी। अब भ्रंश घाटी कहलाएगा तो ये जो बीच वाला भाग है ये क्या कहलाने लगा, पर्वत कहलाने लगा, ये क्या कहलाने लगा, पर्वत। लेकिन जब ये धसी नहीं थी तो तब ये भ्रंश घाटी कहाँ थी, यहाँ थी, इस लेवल पे थी। लेकिन अब ये क्या हो गई, नीचे खिसक गई, तो ये कौन क्या बन गई, एक भ्रंश घाटी बन गई। इसीलिए जो दो भ्रंश घाटियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो ब्लॉक पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्या है, कौन सा है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व में जाने पर 3 पहाड़ियों में बांट जाती है, यानी कि इसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। इसकी सबसे पश्चिमी श्रेणी क्या कहलाती है, ये वाली जो श्रेणी है इसे अपन कहते हैं राजपीपला। क्या कहते हैं, राजपीपला श्रेणी, राजपीपला श्रेणी, ठीक है। ये वाली जो श्रेणी होती है ना, ये वाली, ये कौन सी क्या कहलाती है, राजपीपला, राजपीपला श्रेणी, ठीक है। इसके दक्षिण में जाने पर, इसके पूर्व में जाने पर ये कौन सी होती है, महादेव पर्वत श्रेणी। महादेव पर्वत श्रेणी क्या है, राजपीपला श्रेणी के पूर्व में स्थित है। तो महादेव पर्वत श्रेणी के पूर्व में जाएंगे तो ये कौन सी है, मैकाल श्रेणी, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी, राजपीपला, नेक्स्ट होती है महादेव, और तीसरी कौन सी होती है, मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है। राजपीपला, महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो उसका नाम क्या है, धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी, ठीक है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तथा यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ चोटी। और धूपगढ़ चोटी किस पहाड़ पर, किस पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की किस श्रेणी पर स्थित है, तो महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तथा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ ही है, ठीक है। धूपगढ़ के पास, धूपगढ़ चोटी के पास ही एक हिल्स स्टेशन है जिसका नाम क्या है, पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल्स स्टेशन जिसका नाम क्या है, पंचमढ़ी स्थित है, ठीक है। किसके पास, धूपगढ़। और मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक क्या है, मैकाल पर्वत श्रेणी की, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, एक निकलती है नर्मदा नदी, और दूसरी कौन सी निकलती है, सोन नदी। कौन सी, नर्मदा नदी, और दूसरी कौन सी निकलती है, सोन नदी। तो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, अमरकंटक। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती है, नर्मदा और सोन नदियां निकलती है। अब मैकाल श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, तथा छत्तीसगढ़, कौन सा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये कौन सा था अपना, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। अगर इसे देखना हो तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से 3 या 4 राज्यों में विस्तृत है, ठीक है। कौन कौन से, थोड़ा बहुत ये गुजरात में भी चला जाता है, ये वाला जो इस राजपीपला है जो गुजरात और थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा सा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, कौन कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में भी चला आता है, ठीक है। इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए दक्कन का पठार। कौन सा, दक्कन का पठार,
दक्कन पठार, हेडिंग डाल लीजिए दक्कन पठार। ठीक है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ये कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत है। ये क्या है? पूर्वी घाट पर्वत है। मैंने बोला ना कि पूर्वी घाट पर्वत निरंतर ना होकर क्या है, कटा है, बीच बीच में क्या है, कटा हुआ है, क्योंकि इसको नदियों ने काट दिया है। जबकि जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो क्या है, निरंतर है, यानी कि लगातार श्रेणी के रूप में विस्तृत है। क्योंकि यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, इसको मतलब नदियों के द्वारा काटा नहीं गया है। जबकि पूर्वी घाट पर्वत को क्या कर दिया गया, नदियों के द्वारा काट दिया गया है। ठीक है, तो दक्कन का पठार ताप्ती नदी के दक्षिण अर्थात सतपुड़ा श्रेणी है, ताप्ती नदी के दक्षिण तथा पश्चिमी घाट के पूर्व तथा पूर्वी घाट के पश्चिम में पाया जाता है। यानी कि ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, दक्कन का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, दक्कन का पठार कहलाता है, दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार। तो ताप्ती नदी के दक्षिण में तथा पश्चिमी घाट के पूर्व में तथा पूर्वी घाट के पश्चिम में क्या बीच वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, दक्कन का पठार कहलाता है। ठीक है, इसमें 4-5 पहाड़ियां हैं, एक लिख लो अजंता की पहाड़ियां, सारी की सारी आप तो ऐसे लिख लो, दक्कन के पठार में पहाड़ियों के नाम लिख लेना है। ठीक है, एक है अजंता पहाड़ी, दक्कन पठार के अंतर्गत ही आती अजंता पहाड़ी, अजंता पहाड़ी। ठीक है, इसके अलावा कौन सी आती है, गोविलगढ़ पहाड़ी, गोविलगढ़ पहाड़ी। इसके बाद में कौन सी आती है, हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी। इसके बाद में कौन सी आती है, तो बालाघाट पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो दंडकारण्य पठार है, जो दंडकारण्य पठार है वो भी किसके अंतर्गत आता है, दंडकारण्य पठार भी दक्कन पठार के अंतर्गत ही आता है। दक्कन का पठार दक्कन ट्रेप की चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है, दक्कन ट्रेप की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, दक्कन पठार के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती है, तो अजंता की पहाड़ियां, गोविलगढ़ की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, बालाघाट की पहाड़ियां। ये कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ताप्ती नदी के दक्षिण में तथा पश्चिमी घाट के पूर्व में तथा पूर्वी घाट के दक्षिण के जो बीच वाला जो क्षेत्र है उसे अपन क्या कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन का पठार किससे निर्मित है, तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसके अंतर्गत ये 4 पहाड़ियां आती हैं। जो दंडकारण्य पठार है वो भी किसके अंतर्गत आता है, तो दंडकारण्य पठार भी दक्कन ट्रेप की चट्टानों के अंतर्गत दक्कन पठार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, दक्कन पठार का जो नीचे वाला भाग है यानी कि दक्षिणी भाग है उसे अपन क्या कहते हैं, बस्तर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, बस्तर का पठार कहते हैं। दंडकारण्य पठार का जो फैलाव है यानी कि दंडकारण्य पठार का जो फैलाव है वो छत्तीसगढ़ राज्य में, कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, दंडकारण्य पठार का जो फैलाव है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में चला जाता है थोड़ा सा। दंडकारण्य पठार कहाँ कहाँ चला जाता है, तो छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा कहाँ चला जाता है, उड़ीसा राज्य में चला जाता है। जो बस्तर का पठार है, बस्तर के पठार पर भारत में एकमात्र, बस्तर का पठार ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ भारत में टीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टीन। यानी कि टीन का उत्पादन भारत में कहाँ से होता है, तो बस्तर के पठार से ही होता है। ठीक है, ठीक है, टीन जो खनिज पदार्थ है वो कहाँ पाया जाता है, तो बस्तर के पठार में ही पाया जाता है। और बस्तर का पठार किसके अंतर्गत आता है, तो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आता है। दंडकारण्य पठार का जो दक्षिणी भाग है उसे अपन क्या कहते हैं, बस्तर का पठार कहते हैं। और बस्तर के पठार में कौन सी खदानें पाई जाती हैं, तो टीन की खदानें पाई जाती हैं, जो कि भारत में एकमात्र खदानें टीन की खदानें कहाँ पाई जाती है, वो भी बस्तर के पठार में ही पाई जाती है। दंडकारण्य पठार 2 राज्यों में स्थित है, कौन कौन से, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, ये था दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार हो चुका है अपना। आज के लिए इतना ही, दंडकारण्य पठार हो चुका है। ये वाला भाग अपना लगभग
निपट चुका है। अब बचा है पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। इसके जस्ट अगले वीडियो में अपन यहीं पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, इससे पहले वाला भी लंबा खिंच गया था, ठीक है ना। अगर उसे पढ़ाएंगे तो अपन ज़्यादा लंबा खींच देंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी कमेंट ज़रूरी बताएं। सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो को पूरा देखा करिए। क्या करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। धन्यवाद।